भाई इस वक्त बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश की राजनीति से 2 कदम आगे रहने वाले राज्य बिहार के अंदर फिर से बिना चुनाव के बावजूद महागठबंधन के कुनबे ने अपनी ताकत दिखाई है। दोस्तों फिर से प्रतिरोध मोर्चा निकाला गया है, बताएंगे इसके पीछे क्या है कारण और अंदर की सबसे बड़ी खबर। इसी के साथ में बिहार में क्या पलटने जा रही है सरकार, दोस्तों इसको लेकर लगभग सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। वहीं पर कोर्ट से फरार भाजपा का नेता, तो लोगों ने पूछा कि कहां है योगी का बुलडोजर, बीजेपी नेता पर आखिर क्यों नहीं चलता है। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों भाजपा का जाप जपने वाले मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है ये बड़ा कारण। और एक और बीजेपी के नेता ने सरेआम गुंडागर्दी की है, महिलाओं को बेदर्दी से पीटा है। वहीं पर भाजपा के नेता ने पुलिस पर किया हमला, 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ में बताएंगे आपको अयोध्या में भगवान राम के नाम पर बन रहे मंदिर के बीच में भू माफियाकरण का मामला सामने आया है। दोस्तों दरअसल इस मामले में बीजेपी का विधायक और मेयर दोनों जांच के शिकंजे में फंस गए हैं। इसी बीच आपको बताएंगे अल्पसंख्यकों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर अखबार पर उठे सवाल लोगों ने सोशल मीडिया पर कराया ट्रेंड। इसी के साथ में आपको बताएंगे भाजपा के नेता के फरार हुए 48 घंटे हो गए, श्रीकांत त्यागी को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, बताएंगे पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश की तुलना में विपक्ष अगर सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा एकता वाला है कहीं तो वो बिहार में है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा का चुनाव लगभग 2 साल के बाद होने वाला है, जबकि विधानसभा का चुनाव बिहार के अंदर 4 साल के बाद होने वाला है। इसके बावजूद देश भर के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक विपक्ष के तौर पर अगर कोई गठबंधन है विपक्ष का तो वो है महागठबंधन बिहार का, जिसने एक बार फिर से सरकार को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। महागठबंधन की ओर से प्रतिरोध मोर्चा निकाला गया, सड़क पर हल्ला बोल की नीति अपनाई गई। महागठबंधन के सारे दल, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां सभी ने मिलकर आरजेडी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मोर्चे का नेतृत्व किया और प्रचंड प्रतिरोध रैली निकाली गई। दोस्तों मोर्चा का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध बिगुल फूंका है। उन्होंने भाजपा और संघ को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि भटकाने वाले मुद्दों से इधर उधर की बातें करना बीजेपी बंद करे, महंगाई पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अचानक से निकाली जा रही प्रतिरोध मोर्चे के पीछे कई सारी राजनीतिक सूझबूझ है। दोस्तों इसे समझने के लिए आपको दूसरी खबर को समझना पड़ेगा। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र चलने नहीं देंगे। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार में जनता दल यूनाइटेड का मंत्री बनाने पर भी जवाब देते हुए कहा कि इस बार जेडीयू का कोई भी मंत्री बीजेपी सरकार में नहीं रहेगा, यानी केंद्र सरकार में कोई जेडीयू का नेता शामिल नहीं होगा, मंत्री नहीं बनेगा। आरसीपी सिंह को लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या पिछले चुनाव में 43 हो गई, ये यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे सोची समझी साजिश थी। बिहार के अंदर एक और चिराग पासवान बनाने की कोशिश की गई। अगर आप उनके बयान को बड़े बारीकी से देखेंगे और एनालिसिस करके समझेंगे दोस्तों तो पाएंगे कि सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है जनता दल यूनाइटेड। और ललन सिंह के बयान से जाना जा सकता है कि आरसीपी सिंह को चिराग पासवान बताने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल करके जेडीयू को तोड़ना चाहती है। इस तरीके के संकेत उनके बयान से मिल गए हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते किस तरीके के हैं इसके साफ संकेत मिलने लगे हैं। बड़ी बात दोस्तों यह है कि नीतीश कुमार इतने मंझे हुए नेता है कि वो कई बार कुछ बड़ा कदम उठाने से पहले कई सारे छोटे छोटे संकेत देते हैं। एक और बड़ा संकेत उन्होंने दिया है, जहां पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, नदारत नजर आए। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने संकेत दे दिया है दोस्तों। यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों को भी जब संदेश मिलने लगा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो पहले अमित शाह की रैली कराई, उसके बाद जेपी नड्डा की रैली कराई, पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की गई। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमूमन उन राज्यों के अंदर इतने बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में नहीं करती है जहां पर चुनाव ना हो, लेकिन बिहार में स्पेशली किया गया है दोस्तों। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की भी सोची समझी रणनीति थी। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अचानक से प्रतिरोध यात्रा इसलिए निकाली है क्योंकि उनको भी संकेत मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसे में दोस्तों महंगाई का मुद्दा जनता के बीच लेकर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। प्रतिरोध रैली को और प्रचंड करेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे और राज्य के अंदर अगर सरकार नहीं बनती है और चुनाव हो जाते हैं तो भी एडवांटेज आरजेडी के पास रहेगा। कुल मिलाकर ये एक बड़ा कदम आरजेडी की तरफ से उठाया गया है दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जो तेजस्वी यादव ये कदम उठा रहे हैं और प्रतिरोध मोर्चा निकाल रहे हैं उसका पुरजोर समर्थन अगर आप भी करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता रहे अजय आलोक ने भी बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीति आयोग की बैठक में नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना से निकले हैं नाश कुमार, लेकिन समारोह में जाएंगे, सांसदों की बैठक करेंगे और खुल के गैया लालू जी के शब्द में पलटने का मौसम आ गया है। बिहार की सत्ता में बने
बने रहना इनका एक एक दिन बिहार को एक एक साल पीछे ले जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों अजय आलोक भी नीतीश कुमार पर इतना ज्यादा बड़ा निशाना साध रहे हैं और जानते हैं नीतीश कुमार को कि जो प्रधानमंत्री के नीति आयोग की बैठक में नहीं आए हैं और सांसदों की बैठकें ले रहे हैं, विधायकों की बैठकें ले रहे हैं, खुले तौर पर समारोह कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और भारत सरकार के नीति आयोग की बैठक में नहीं आए हैं। पलटी मारने का समय आ गया है। ये कोई और नहीं बल्कि अजय आलोक कह रहे हैं, जो कई सालों से जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखते रहे हैं और नीतीश कुमार की एक्टिविटी को भी जानते हैं। ऐसे में दोस्तों पीछे जीएसटी काउंसिल कहा था, उसकी बैठक नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक हुई थी। लेकिन अब बिहार की राजनीति का मामला काफी गंभीर हो चुका है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री राजेश सचान के द्वारा जो हरकतें की गई हैं, कोर्ट के अंदर पुराने मामले में सजा मिलते ही मंत्री फरार हो गया और उनका वकील आदेश की कॉपी लेकर भाग गया। तो ऐसे में लोग अपने अपने तरीके से निशाना साध रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अब ना महाराज का बुलडोजर मिल रहा होगा, शायद श्रीकांत त्यागी के साथ काठमांडू निकल गया होगा। यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो तथाकथित तौर पर माफियाओं और गुंडों के खिलाफ चलता है। दोस्तों बीजेपी के मंत्री जो साबित हो चुका है, जिसे कोर्ट ने साबित कर दिया है पुराने मामले में कि वो दोषी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो तो भाजपा का नेता है। ये अपने आप में गंभीर सवालों को जन्म देता है। दोस्तों कुल मिलाकर कानून के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला नियम ये है कि कानून के सामने सबके सब लोग एक जैसे होंगे, सबके साथ एक तरीके का बिहेव किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे भाजपा का नेता होने का प्रिविलेज ले रहे हैं ये मंत्री जी। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो भाजपा का पूर्व नेता श्रीकांत त्यागी जो खुले तौर पर महिलाओं को गाली दे रहा था, दोस्तों भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने कहा कि वो बीजेपी से बिलोंग ही नहीं करता। लेकिन लोगों ने एक एक करके सारे सबूत रखकर सामने बीजेपी के नेताओं को ही ट्रोल कर दिया दोस्तों। और ऐसे में नोएडा के सांसद ने कहा था कि 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन 48 घंटे हो चुके हैं और अभी तक श्रीकांत त्यागी का कुछ पता नहीं है। उसे आज तक नोएडा की पुलिस ढूंढ रही है। इस पर निशाना साधते हुए पत्रकार और राइटर्स अपने तरीके से निशाना साध रहे हैं। दोस्तों विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 48 घंटे से श्रीकांत त्यागी फरार है। आपको क्या लगता है कि नोएडा पुलिस वाकई उसे ढूंढ नहीं पा रही है क्योंकि वो भाजपा का नेता है इसलिए ढूंढना नहीं चाहती है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। दोस्तों इसी के साथ में एक और बड़ी खबर ये आई कि देर शाम लोगों का भी जब धैर्य टूटा तो उन्होंने पुलिस थाने के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी की है और भाजपा के नेता के अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी पर जोरदार रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और नोएडा के पुलिस को निकम्मी पुलिस बताया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपने पुलिस प्रशासन को लेकर काफी गर्व करते हैं और कहते हैं कि उनकी पुलिस इंस्टेंट एक्शन लेती है जब ये मामला 48 घंटे बीत चुका है। दोस्तों इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता श्रीकांत त्यागी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता कीर्ति आजाद ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देख रहा है ना विनोद, श्रीकांत त्यागी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। यानी तस्वीर साझा की गई है जेपी नड्डा के साथ में और कीर्ति आजाद ये तंज कस रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो भदोही के अंदर पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में बीजेपी नेता समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भदोही के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंदर बाजार इलाके में पुलिस टीम पर हमला करके एक व्यक्ति को छुड़ाकर ले जाने के मामले में बीजेपी के एक सभासद सहित 35 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उम्मीद है कि इस मामले पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। और एक और बड़ी खबर की माने तो अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। दोस्तों इसको लेकर बीजेपी के लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं जो अपने आप में लोगों के मन में कई सारे सवालों को जन्म देता है। आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत के साथ ही अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे शुरू हो गए थे। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो अयोध्या के विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लांटिंग करने वालों की एक सूची निकाली और अब अवैध कब्जा जमाने वालों के नाम का खुलासा हो चुका है। प्राधिकरण की तरफ से अवैध कब्जा जमाने वालों की जो सूची जारी की गई है उसमें अयोध्या के महापौर और पूर्व विधायक सहित कई रसूखदार लोगों के नाम है। अयोध्या शहर के अंदर अवैध प्लांटिंग और अवैध कोलोनाइजर में जिन लोगों के नाम शामिल है उसमें नगर निगम अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा सहित अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें भी कई ऐसे नामों की चर्चा है जो सत्ता के ऊपर तक अपनी पहचान रखते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने अवैध प्लॉटिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा था। दरअसल दोस्तों अयोध्या के अंदर अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों का सिलसिला शुरू हो गया है। राम मंदिर का फैसला आने के बाद जमीन कब्जाने में सत्ता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर एक और बन रहा है और बीजेपी के लोग इस नाम पर वोट मांगने से भी हिचकिचाते नहीं है, लेकिन दूसरी ओर प्रॉफिट कमाने के लिए भाजपा से जुड़े हुए कई सारे नेताओं का नाम इसमें शामिल हुआ है कि अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर लोगों
लोगों ने दैनिक भास्कर की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट का विरोध किया है और दैनिक भास्कर पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, नेपाल और बॉर्डर वाले इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी है, इस तरीके का दावा किया गया था। बीएसएफ का दायरा 100 किलोमीटर करने की सिफारिश। आपको बता दें कि इस तरीके की रिपोर्ट छापने के बाद लोग अपने तरीके से दैनिक भास्कर पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि दैनिक भास्कर शुड बी बैन बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग हेट इन द सोसाइटी विच थ्रेटन द यूनिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके से लोग मामले पर कार्रवाई की बातें कर रहे हैं दोस्तों। और कई सारे लोगों ने दावा किया है कि जो ये रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट का कोई आधार ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, केवल रिपोर्ट छाप दिया गया है मनमर्जी से। वहीं पर दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम शनिवार को घोषित होने के बाद एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित कर दिया गया। जगदीप धनखड़ अगले देश के उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से उपराष्ट्रपति चुनाव में मात दी है, जिसके बाद मार्गरेट अल्वा ने कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने एनडीए के विजयी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनने पर उनको बधाई दी है। और एक और बड़ी खबर की माने तो आरएसएस और तिरंगा विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, अमृत काल में देश है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि तिरंगा लगाइए अपनी डीपी में, तो आरएसएस के लोग अपना तिरंगा क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों अपनी डीपी से तस्वीरें हटाकर तिरंगा नहीं लगाते हैं? क्या उन्हें प्रधानमंत्री पर, उनकी बातों पर भरोसा नहीं है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले और कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के ट्विटर हैंडल पर भी तिरंगा डीपी में नहीं लगाई गई है। संघ के ट्विटर हैंडल पर कवर फोटो के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को दीक्षा समारोह की फोटो लगाई गई है, तो डीपी में अंग्रेजी अक्षरों में आरएसएस लिखा हुआ है और भगवा लहर रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर इन्हीं मामलों पर लोग अपनी तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो मोहन भागवत को तिरंगा देने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि पुलिस ने सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले पर काफी एग्रेसिव है। और एक और बड़ी खबर की माने तो टीएमसी ने भी बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, कुणाल घोष को 14 दिनों के लिए सेंसर कर दिया गया है। पार्थ चटर्जी के खिलाफ बयान देने के मामले पर यह कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक और पार्टी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष को 14 दिनों के लिए सेंसर कर दिया है। इस बीच कुणाल घोष कुछ भी बोलने से परहेज करेंगे। पार्टी की तरफ से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है। कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री और पार्टी के निलंबित पार्थ चटर्जी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद टीएमसी ने कुणाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 दिनों के लिए उन्हें सेंसर कर दिया है। यानी पार्टी को लेकर कोई बयान उनका आधिकारिक तौर पर माना नहीं जाएगा। और एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वादा, सरकार बनी तो मुफ्त में देंगे बिजली, बेरोजगारी को हर तरीके से टैकल करेंगे। अगर बेरोजगार को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 3000 रुपए का रोजगार भत्ता दिया जाएगा। और कई और ऐलान उन्होंने किए हैं। दोस्तों, इसी के साथ में श्रीकांत त्यागी के बाद बरेली में बीजेपी का नेता जितेंद्र रस्तोगी एक महिला को जानवरों की तरह पीट रहा है, उसे गाली दे रहा है, उसके साथ उसके बच्चों को भी पीटा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल के वादे के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे रेवड़ी कल्चर बता रहे हैं, जबकि बीजेपी को पता है कि आम आदमी पार्टी को रोकने की तमाम कोशिश उसकी दिल्ली में फेल हो चुकी है। और अगर वो ये मुद्दा बनाती है कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो लोग बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी कल्चर के नाम पर पकड़ पाना और विरोध कर पाना काफी मुश्किल का काम है। बीजेपी गुजरात में कर रही है कोशिश, देखते हैं कामयाब हो पाती है या नहीं। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो यूपी के अंदर मत्स्य मंत्री पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। दोस्तों, 10 अगस्त को अदालत में पेश होना पड़ेगा उनको। वर्ष 2015 में हुए आंदोलन का मामला है। गोरखपुर की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मंत्री जी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उम्मीद है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की पहल, संसद के अंदर जो मुद्दे उठाने जाने चाहिए उन मुद्दों पर जनता से राय मांगा जाएगा। दोस्तों, जारी किया है उन्होंने नंबर। आपको बता दें कि उनकी तरफ से एक नंबर जारी किया गया है जो है 99109 और 5 टाइम 4 यानी 9910944444 यानी 9910944444 5 बार 4। और इस नंबर पर दोस्तों आप फोन करके सुझाव दे सकते हैं कि सदन के अंदर कौन सा मुद्दा उठाया जाना चाहिए। चड्ढा ने कहा कि वे इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो या दस्तावेज के जरिए लोगों से संपर्क साधेंगे, लोगों से पूछेंगे कि कौन सा मुद्दा है जो सदन के अंदर उठाया जाना चाहिए। एक अच्छी पहल है, आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो दिल्ली में शराब की निजी दुकानों के कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट उभरने लगा है। घर लौटने की सोच रहे हैं लोग, यानी दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति बदला था, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था कि वो शराब बेच सकते हैं। सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया था दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से पुरानी पॉलिसी लेकर आई है सरकार। तो जो लोग सरकारी शराब की दुकानों में काम किया करते थे वो प्राइवेट दुकानों में काम करने लगे थे, लेकिन प्राइवेट दुकान केवल 1 महीने ही चली और जिन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी उनका वापस से नौकरी में जा पाना बहुत मुश्किल का काम है दोस्तों। और ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की नीति के कारण वो प्रताड़ित हो चुके हैं। वहीं पर हर भारतीय को रामायण पढ़नी चाहिए। ऑनलाइन क्विज जीतने वाले मुस्लिम छात्र की तरफ से यह बयान दिया गया है। वहीं पर योगी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय
निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब योगी सरकार पर लोग सवाल खड़ा करते हुए मंत्री पद से हटाने की बातें कर रहे हैं। वहीं पर सदन हो चुकी है बेमतलब जिंदा रहने के लिए करा रहा है लोकतंत्र। जानिए पी चिदम्बरम ने कही ये बातें। देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर सरकार महंगाई पर बहस करने के लिए पहले दिन ही तैयार हो जाती तो सदन के अंदर 2 सप्ताह विपक्ष को विरोध करके बर्बाद नहीं करना पड़ता। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो कॉमनवेल्थ गेम के दौरान दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर दिव्या काकरान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ा ही दावा कर दिया, जिसके बाद रेसलर ने कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार से कोई मदद नहीं मिली है, कोई इनाम राशि नहीं मिली है, किसी तरीके की कोई मदद दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिली है। कुल मिलाकर उन्होंने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल को कह दिया है कि सरकार की पॉलिसी से उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो सीट बेल्ट बांध कर रखिए। 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री का संकल्प वाला वीडियो शेयर कर बोले श्रीनिवास बीवी। बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीनिवास बीवी जो कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ने तंज कसते हुए लिखा कि सीट बेल्ट बांध कर रख लीजिए, अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें प्रधानमंत्री 2022 में आजादी के 75वें साल के अंदर हर परिवार को पक्का घर मुहैया कराने का संकल्प लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे देश की आजादी के 75 साल होने पर मैंने मौन व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होते ही हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका सर छुपाने के लिए अपना घर नहीं होगा। प्रधानमंत्री के इस दावे पर कांग्रेसी नेता ने कहा कि सीट बेल्ट बांधकर तैयार हो जाइए, केवल 7 दिन का समय बचा हुआ है। प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। ये तंज कसा गया है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर आरोप। एमसीडी ने एस्क्रो अकाउंट से निकाले 6,760 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी और एमसीडी के बीच में विवाद का एक और मामला सामने आया है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों दरअसल तेलंगाना के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले कि 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रही है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी से अपने लोगों को बचाने में काफी ज्यादा मशक्कत के बाद सफल हो पा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को अपना घर संभालना होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने हाल फिलहाल के अंदर पार्टी छोड़कर अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है, जिसको लेकर कई सारे लोग मान रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को फाइट में रहना पड़ेगा, अपने लोगों को एकजुट रखना पड़ेगा यदि राज्य के अंदर सत्ता में वापसी करनी है तो। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो कमलनाथ के सामने कांग्रेस पार्टी के मंच से लगा दिए गए AIMIM के जिंदाबाद के नारे। जबलपुर में महापौर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये अपडेट सामने आ रही है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनकर आए बहादुर सिंह अन्नू और पार्षद के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। AIMIM जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया है। मंच पर कमलनाथ भी मौजूद रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर विरोध के लिए कांग्रेस पार्टी ने काले कपड़े पहने थे। कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर नोटिस थमाया है। दोस्तों पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि काला कपड़ा पहनकर विरोध करने में आखिर क्या हर्ज है। लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का सबसे मौलिक अधिकार होता है। वहीं पर दोस्तों साधु रविनाथ सुसाइड केस मामले पर कांग्रेस पार्टी की जांच टीम जालोर पहुंची है। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर दोस्तों पूरी टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 3 संसदीय दल के नेता हैं, जिसमें राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में रविवार को राजपुरा पहुंचा कांग्रेस पार्टी का 3 सदस्यीय दल। जिसके बाद दोस्तों इस मामले पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई है। जांच में सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया गया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और प्रदेश के सचिव पूराराम सिरवी की तरफ से बयान जारी करते हुए नियमों में प्रावधान होगा तो आश्रम की जमीन अलॉटमेंट कर दी जाएगी। यानी बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ ये मामला था और साधु ने सुसाइड किया था, तो इस मामले पर कांग्रेस पार्टी भाजपा को छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं पर दोस्तों हिमाचल के अंदर कांग्रेस वर्कर्स में फिर से धक्का मुक्की की खबरें सामने आई है। विक्रमादित्य सिंह के सामने पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिस मामले पर पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। और सभी लोगों से एकजुट रहकर चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा गया है और पार्टी को कमजोर करने के लिए और पार्टी के अंदर फूट है इस तरीके से दिखाने के लिए कहीं न कहीं अन्य विपक्षी दलों की ये सोची समझी साजिश से भी हो सकती है। इस पर भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। वहीं पर राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव से सन्नी देओल गायब रहे हैं दोस्तों, वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। जिसके बाद गुरदासपुर के सांसद को लेकर लोग सवाल खड़ा करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा सांसद कहां है। गुरदासपुर के लोग अपने सांसद को ढूंढ रहे हैं। सन्नी देओल जो सेलिब्रिटी होने के नाम पर बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब जनता ढूंढ रही है कि हमारा सांसद है कहां। वहीं पर दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की महारैली, सरकार को दी चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर के अंदर करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी राजधानी शिमला में फिर सरकार को घेरने के लिए 13 अगस्त को इकट्ठा होने जा रही है। ऐसे में पहली बार हो रहा है कि करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी अपने परिजनों के साथ शिमला के चौड़ा मैदान में महारैली में
एक साथ होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान दोस्तों सरकार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएंगे। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी इस रैली में कहीं न कहीं अपना सहयोग देगी और सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसे पूरी तरीके से बुनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर तिरंगा यात्रा में बवाल, बीजेपी नेता के बीच चले लाठी डंडे, दौड़ा कर एक दूसरे को पीटा है, बाद में घर में भी फायरिंग की गई है। वहीं आपको बताते थे कि मुख्तार अंसारी के बेटे के तलाश में पुलिस ने जगह जगह दबिश दी है, छापेमारी की गई है। इसी के साथ में दोस्तों आर्म्स एक्ट में दोषी करार हुए तो कोर्ट से भागे यूपी सरकार के मंत्री, FIR के लिए तहरीर दे दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी मामला दर्ज किया जाएगा। और अगर आप लोग को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। दोस्तों जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।